नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। आज का जो टॉपिक है वो है रिवीजन सीरीज़ पॉलिटी की। उसमें एक पार्ट ऑलरेडी कर दिया है। उसमें हमने जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी काफ़ी पोर्शन कर लिया था, जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट है जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो आज हम जो इसको कवर करेंगे वो कहाँ तक कवर करेंगे? वो फंडामेंटल राइट्स तक कवर करेंगे। तो इसमें जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उनको अभी ही देख लेते हैं। जैसे हेबस कॉर्पस है, तो टू हैव बॉडी ऑफ, तो ये इसका मीनिंग है ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू पर्सन हु डिटेन अनदर पर्सन इशूड अगेंस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटी। तो अगर कोई भी पब्लिक या प्राइवेट अथॉरिटी हो, तो अगर किसी एक पर्सन को डिटेन करे, तो अगर वो जो डिटेन्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट, जो डिटेन करता है उसके अगेंस्ट कोर्ट क्या है, हेबस कॉर्पस जो है रिट है जो वो है वो इश्यू कर सकता है। तो कोर्ट बोल सकता है कि भाई जिसको डिटेन किया है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो, और फिर उसकी लीगैलिटी चेक करके कि वो लीगली डिटेन किया है या इलीगली डिटेन किया है, उस बेसिस पे उसको क्या है, उसको रिलीफ मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, वी कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम हर टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही शी फेल टू परफॉर्म। तो अगर कोई पब्लिक बॉडी है, अगर वो अपनी पब्लिक जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में फेल हुई है, तो उस फेलियर के उसको उस काम को पूरा करने के लिए वो कोर्ट है क्या है, वो मैंडेमस रिट जो है वो इशू कर सकती है। जिसमें इशू किस किस को हो सकती है, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट। नॉट इशू टू प्राइवेट, तो प्राइवेट जो होते हैं उनको इशू नहीं की जाती है। तो ये ध्यान रखना है। जो हेबस कॉर्पस है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को इशू की जाती है। मैंडेमस सिर्फ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कोजाई जुडिशियल जो बॉडीज है उनको, या जुडिशियल जो बॉडीज है उनको क्या है, ये रिट इशू की जा सकती है। रूल दैट डिडंट हैव स्टेटरी बैकिंग, तो ऐसे कुछ रूल्स बने हैं सिर्फ, लेकिन उसकी कोई स्टेटरी बैकिंग नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जैसे है। तो उन रूल्स को क्या बोलते हैं, फोर्स करने के लिए भी ये मैंडेमस नहीं इशू की जा सकती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, टू फॉरबिड इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो ये सिर्फ लीगल लीगल जो जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ है उनको ही ये इशू की जाती है। हायर कोर्ट करते हैं लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुडिक्शन। तो हो सकता है कि लोअर कोर्ट जो है ऐसे और ऐसी रूलिंग दे रहा है जो कि उसकी जुडिक्शन ही नहीं है, वो अपने जुडिक्शन से बाहर की जो है कोई ऑर्डर पास कर रहा है, तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन रिट जो है इशू की जाती है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए। तो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, फिर ठीक है। और ये इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कोजाई जुडिशियल बॉडी। फिर सर्श्योर आ रही है टू बी सर्टिफाइड, तो टू बी सर्टि, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल टू ट्रांसफर पेंडिंग केस टू इटसेल्फ और क्वैश ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। तो इसमें होता है कि भाई जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के इन फ्रंट अगर कोई केस है जो कि या तो उसकी जुडिक्शन से बाहर है, और या फिर वो उसको किसी भी रीजन की वजह से उसको प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हायर कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को बोलता है कि वो इसको हम जो है हायर कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दो उस केस को। और या फिर अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको स्क्वैश भी कर सकते हैं, मतलब उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो को वारंटो जो है लास्ट जो हमारी क्या है रिट पिटीशन है, वो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, तो बाय कोर्ट टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम्स। तो अगर मान लो कोई अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है, और तो उस अथॉरिटी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की लीगैलिटी चेक करता है कोर्ट की, क्या जिस अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास किया है उसके पास लीगल बैकिंग है, उसकी स्टेटरी बैकिंग है या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है ये ऐसा ऑर्डर पास करने की। तो उस लीगैलिटी को भी चेक करता है। फिर प्रोटेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड लिमिट द टायरेनिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32 के अंडर, आर्टिकल 32 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, और जो एग्जीक्यूटिव टायरेनिकल एग्जीक्यूटिव्स है उसको लिमिट करता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी ना करे कि भाई किसी को भी डिटेन कर लिया, या फिर जो हमारे कोई भी अथॉरिटी ऐसा कोई ऑर्डर पास करते जो उसके पास उसकी बैकिंग ही नहीं है, वो लीगल ऑर्डर नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर पासिंग दैट ऑर्डर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डीपीएसपी। डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ये डीपीएसपी नोवेल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोमोटिंग द आइडल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडल को प्रमोट करता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, और एग्जीक्यूटिव जो टायरेनिकल एग्जीक्यूटिव्स है उसको लिमिट करता है। फिर डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, कि ये जस्टिसेबल नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि आपको ये जो डीपीएसपीज है इनको आने वाले टाइम में अकॉर्डिंगली उसको क्या है फुलफिल करना है, लोगों को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना है। मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में। एससी हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये मिनर्वा मिल्स इसमें क्या है कि ये कंपटीशन चलता था कि भाई अच्छा फंडामेंटल राइट
इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों का बैलेंस होना जरूरी ही है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनको कब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इनको क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, स्वर्ण सिंह कमेटी की इसके जो रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल 51A के अंडर है ये, और ए पार्ट 4 में है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो उसमें ये क्या है 11 हो गई थी, जिसमें ये पार्ट 4 और आर्टिकल 51A है। वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी 2002 में, वो थी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या है जो ये फंडामेंटल राइट एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पेरेंट्स की कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को है जो हर एक बच्चे को क्या है स्कूल जो है दाखिल करवाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि सेक्युलर स्टेट। ये हमारे सैलिएंट फीचर के बारे में बात करें तो हमारा स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो स्टेट है एज कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है। तो टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सेक्युलर जो ये तो सिर्फ टर्म ऐड किया ना प्रीएम्बल में सेक्युलर, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर काफ़ी पहले से ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्युलर टर्म ऐड करने से सेक्युलर हो गया, उसमें काफ़ी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इसको सेक्युलर बनाता है। तो आर्टिकल 14 है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के जो सामने है वो सब इक्वल है और सबको ही इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको प्रोटेक्शन लॉ की इक्वल है। अगर कोई इलीगल काम करेगा तो उसको इक्वल ही जो है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर कोई उसने गलत काम किया है तो सबको पनिशमेंट सिमिलर ही मिलेगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, तो आर्टिकल 16 वो भी क्या है पब्लिक इंप्लॉयमेंट में इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी, सबको इक्वल मिलेगी कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है इंडिया में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर हिज हर रिलीजन। ऑल इक्वली एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो सबको एक फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि वो जो भी उसका कंसाइंस है, कोई भी ऐसा जो सेक्ट है वो या रिलीजन है फॉलो कर सकता है, तो कोई उस पर कोई बाधा नहीं है कि आप ये ही रिलीजन फॉलो करें, अदरवाइज आपको कंट्री से निकाल दिया जाएगा या ऐसा कुछ कुछ नहीं है। तो राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, तो राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस, आप फ्रीली उसको प्रोफेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो भी आपके रिलीजन की प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है सुबह आप पूजा पाठ करो, आप किसी टाइप का कपड़े पहन सकते हो, वो सब चीज़ें वो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हो। फिर प्रोपेगेट एनी रिलीजन, तो आप प्रोपेगेट भी कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो अपने रिलीजन के बारे में, अच्छा कि आप वो उनके रिलीजन को ज्वाइन करें या उनके रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो, तो वो भी है। लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है, फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है, वो इलीगल चीज़ है और वो फंडामेंटल राइट नहीं है, फोर्सफुल जो है कन्वर्जन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो फिर राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, तो ये भी राइट कि वो लोग अपने रिलीजियस जो है उनको मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से। नो टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो वो रिलीजन के प्रमोशन के पे कोई टैक्सेस नहीं है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट, तो ये आर्टिकल 28 है कि रिलीजियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट मैनेज करता है, वहाँ किसी प्रकार की किसी भी रिलीजन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको नहीं क्या है आपको पढ़ाया जा सकता है या प्रोवाइड किया जा सकता है। नो राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, तो अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है या स्क्रिप्ट है, उसको कंजर्व करने का राइट भी फंडामेंटल राइट है। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, तो जो माइनॉरिटीज़ है उनको माइनॉरिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनको राइट नहीं है कि अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 के अंडर क्या है, एक अपना जो भी रिलीजन है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन वो सब चीज़ें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 44 क्या बोलता है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी, तो ये आप काफ़ी न्यूज़ में भी है क्योंकि जो उत्तराखंड है यूके है उसने यूसीसी लागू कर दिया है, उसमें क्या प्रोविजंस हैं वो आप देख सकते हैं अलग से। आपको इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, कि सब रिलीजन को इक्वल ही देखा जाएगा। अगर स्टेट हेल्प कर रहा है रिलीजन में उसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या फिर किसी भी तरीके के या फिर रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने में, तो सबको इक्वल ही जो है इक्वली ही क्या है सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से। या फिर जैसे हमारे गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करती है अमरनाथ यात्रा है तो उसी तरीके से हज यात्रा भी करती है, या फिर अब हमारा जो अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर है सिख के लिए, तो वो भी सरकार ही क्या है हेल्प कर रही है उन सब चीज़ों में। तो फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, तो रिलीजन और स्टेट में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि रिलीजन को बिल्कुल ही अलग जो है वो सब्जेक्ट माना गया, इसमें स्टेट बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा रिलीजन को किसी भी तरीके से, और रिलीजन जो है पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होगा।
फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स ओल्ड है अभी, और एज चेंज्ड फ्रॉम 21 टू 18 बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उस टाइम 21 साल से 18 साल जो है एज, वोटिंग एज चेंज कर दी है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया है डुअल पॉलिटी, स्टेट और यूनियन है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में भी डुअल पॉलिटी है कि स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप भी है, वहाँ स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और यूनियन की अलग सिटीजनशिप है। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंडर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा सकती है। फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, आर्टिकल 148 के अंडर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑडिट अकाउंट्स ऑफ सेंटर स्टेट, और गार्डियन है पब्लिक पर्स का। फिर है आर्टिकल 315 यूपीएससी, जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडियन सर्विसेज, तो जितनी भी ऑल इंडियन सर्विसेज है वो क्या है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, तो ये आर्म्ड रिबेलियन जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, ऐड किया गया है, ना कि इन जो कि इसको पहले ये कुछ और जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी थी, वो सब चीज़ें थी, उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है आफ्टर इमरजेंसी, जो किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी जो लगाई थी। फिर आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में है कि भाई अगर स्टेट में स्टेट जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी लूज करती है, या फिर कोई भी पार्टी ऐसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो ऐसे टाइम पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि उसका प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। फिर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, तो अगर सेंटर की डायरेक्शन को उससे कंप्लाई करने में फेलियर करती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो वो आर्टिकल 365 के अंडर आता है, उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल 360 वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये फाइनेंशियल से रिलेटेड, अगर स्टेट पे या कंट्री पे क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके बेसिस पे भी जो है सेंटर, फिर सारी फाइनेंशियल पावर जो है सेंटर के पास आ जाती है। फिर नेक्स्ट है यूनियन एंड टेरिटरी, एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में ये आता है। फिर क्या है, भारत आर्टिकल 1 जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, प्रेफरेंस टू यूनियन ओवर फेडरेशन, क्यों यूनियन जो है वो यूनियन लिखा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया। इंडियन फेडरेशन नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई 28 स्टेट थे और वो इकट्ठे आके उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अच्छा हम एक कंट्री बनाते हैं और एक कंट्री बनाएंगे, उसके बेसिस पे क्या है, वो एक इसके उसके बेसिस पे हमारी कंट्री नहीं बनी है, जैसे यूएस में कि 50 स्टेट इकट्ठे आके एक कंट्री बना दी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, इंडिया का वैसा नहीं है। इंडिया फेडरेशन नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन, तो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग होने की बात भी करे। वो खालिस्तान मूवमेंट चला था तो वो उसको भी नल एंड वॉइड किया गया ड्यूरिंग जो है ब्लू स्टार ऑपरेशन करके, तो वो नल एंड वॉइड, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। लेकिन किसी भी स्टेट के पास वो राइट नहीं कि वो फेडरेशन से अलग हो सके। यूएस में डिफरेंट है, यूएस में ऐसा हो सकता है कि स्टेट जो है डिमांड करे कि वो इस कंट्री से अलग होना चाहता है। इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तो उस स्टेट को अंदर ही अंदर छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेकिन स्टेट जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। तो इंडियन यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर टू पार्लियामेंट, तो 2 पावर देता है आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को। एक तो देता है कि पावर टू एडमिट टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट है उसको क्या है, इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकता है कि अच्छा भाई चलो नया स्टेट आ गया, उसको इंडिया में ऐड कर दो। फिर पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट नॉट पार्ट ऑफ यूनियन, तो एक है कि नया स्टेट बना ले, दूसरा है कि नया स्टेट जो है, न्यू स्टेट जो कि अभी तक यूनियन पार्ट नहीं है उसको ऐड कर लें, कि अभी कैसे आपने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली या फिर कुछ और करके आपके स्टेट में एक नया, आपके कंट्री में, आपके यूनियन में एक नया स्टेट आ गया। फिर आर्टिकल 3 क्या है, अथोराइज पार्लियामेंट टू, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को अथोराइज करता है फॉर्म स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, तो जैसे जे को 2 पार्ट में कर दिया है। हालांकि उससे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि आर्टिकल 54 में, जिसमें किस चीज़ की बात, इलेक्टोरल कॉलेज जो है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उस पर चेंज आ गया था, क्योंकि जो वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर में है, वो जो एमएलएज की जो नंबर है वो कम हो गया, तो उससे क्या है इलेक्टोरल कॉलेज पे चेंजेस आ गए थे। तो और इलेक्टोरल कॉलेज में अगर चेंजेस आएंगे तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर जरूरी है, 68(2) के अंदर जरूरी है, जिसमें कि 2/3 जो है मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, प्लस हाफ स्टेट का जो है वो है रेटिफिकेशन चाहिए होती है। तो जो कि जे के टर्म में नहीं किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अलग से रूलिंग भी है कि भाई जब वो 370 और उससे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जब रूलिंग दी थी, तो उसमें कहा था कि ये जल्दी से जल्दी क्या है, स्टेट रीएस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, ना कि यूटी नहीं होना चाहिए। फिर इंक्रीज, डिमिनिश, ऑल्टर द बाउंड्री और द नेम ऑफ द स्टेट ऑन एग्जिस्टिंग स्टेट टू मेक दीज चेंजेस पार्लियामेंट नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बड़ा करना है, उसको छोटा करना है, ऑल्टर करना है, या फिर उसको स्टेट का नाम चेंज कर देना है, तो वो सब चीज़ें
जो स्टेट एग्जिस्टिंग है उनके लिए, जो बाहर से नए ऐड करने वो आर्टिकल 2 में है। तो ये चेंजेस करने के लिए पहले से पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट हैव टू रेफर द कंसर्निंग स्टेट असेंबली बिफोर रिकमेंडिंग टू द पार्लियामेंट। तो अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने से पहले किसको, स्टेट जो जिस स्टेट के बारे में ये सब चीज़ें होने वाली है उसको क्या ही रेफर करना पड़ता है उस स्टेट असेंबली को कि हाँ भाई ये देखो हम लोग ये चेंज करने जा रहे हैं, तो तुम इस पे क्या क्या व्यू रखते हो। स्टेट असेंबली कुछ भी व्यू रखे, वो रखे कि भाई हाँ चेंज कर दो, ये रखे कि नहीं चेंज करो, वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे और पार्लियामेंट पे। फिर उसके व्यूज के अगेंस्ट भी वो चेंज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट असेंबली। जे को भी क्या है, जे को जब रीऑर्गेनाइज किया था तब भी ये चीज़ ध्यान में रखी गई थी, बट जो स्टेट व्यूज ऑफ स्टेट वर रिड्यूस टू मेयर गवर्नर्स व्यू एज इट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल। तो क्या है, उसको पहले प्रेसिडेंट रूल, सरकार गिरा के प्रेसिडेंट रूल में डाल दिया। प्रेसिडेंट रूल में डालने के बाद क्या हो गया कि अब जो स्टेट का जो कंसेंट है, स्टेट असेंबली का कंसेंट है, वहाँ बेसिकली वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेंट चाहिए होता था उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि उन्होंने फिर आर्टिकल 367 में वो डेफिनेशन चेंज करके 366 और 67 आई गेस, उसमें डेफिनेशन चेंज करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रीड एज लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया था। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, तो उसको फिर चेंज करके क्या हो गया, फिर जो व्यूज़ है वो गवर्नर ने कंसेंट दे दिया, तो वो पूरे स्टेट का कंसेंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है यूटी कैन बी चेंज्ड विदाउट एनी रेफरल टू एनीबडी। और तो वही यूटी को तो कैसे भी चेंज किया जा सकता है, जैसे दादर नगर एंड हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या है, ये एक यूटी बनाया गया है तभी ही जब किसको, जे को रीऑर्गेनाइज किया है, और उसको वहाँ 2 यूटी बन गई थी, लद्दाख लद्दाख एंड जे। ठीक है, फिर आर्टिकल 4 क्या बोलता है, चेंजेस मेड थ्रू आर्टिकल 2 एंड 3 आर्ट कंसीडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड करती है। तो जो 2 और 3 में चेंजेस बोले हैं कि किसी स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया, या फिर नाम चेंज कर दिया, या फिर किसी नए स्टेट को बाहर से ऐड कर दिया, तो वो सब चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जो सिंपल मेजोरिटी है उसको, उसके बेसिस पे ये सब चेंजेस कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन उठा कि डज द पावर अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड द पावर टू सीड द इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। तो क्या जो आर्टिकल 3 के अंडर पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी स्टेट को जो है ऑल्टर डिमिनिश वो सब चीज़ें कर सकती है, तो उसमें क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को दे सकता है। तो उस पर काफ़ी सारे केसेस हुए थे, जो है अलग अलग केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात एस्टेब्लिश की। तो पावर ऑफ एक्विजिशन एंड सेसेशन कैन बी एक्सरसाइज बाय सोवरेन स्टेट एज फंडामेंटल फैसेट्स ऑफ सोवेरेनिटी। तो वो सोवेरेन स्टेट है, हम हमारे पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपनी जो टेरिटरी है उसको सीड करना चाहे, या किसी और जो है फॉरेन स्टेट की टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहे, वो सॉवरेन स्टेट, कोई भी सॉवरेन स्टेट फ्री है करने के लिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर सच पावर अंडर आर्टिकल 3C। द एरिया डिमिनिश्ड फ्रॉम एनी स्टेट मस्ट कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हेंस द पावर टू सीड नेशनल टेरिटरी कैन नॉट बी रीड अंडर। तो ऐसा जो आर्टिकल 3 के अंडर, आर्टिकल 3C के अंडर दिया हुआ है कि ऐसा कोई भी स्टेट जिसमें हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको तो, या डिमिनिश कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हम टेरिटरी से बाहर, इंडियन टेरिटरी से बाहर कर दें, वो इंडिया का ही पार्ट रहना चाहिए। तो आर्टिकल 3 के अंडर ये पावर नहीं है, ऐसा बोला गया। फिर बेरुबारी यूनियन में केस हुआ, जिसमें कि क्या हुआ कि गवर्नमेंट व्यू दैट इंडो पाक बाउंड्री सेटलमेंट वाज मेयर सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड नॉट सेसेशन ऑफ इन फेवर ऑफ पाक एंड डज नॉट नीड लेजिस्लेटिव एक्शन। तो पाकिस्तान के साथ क्या है, बाउंड्री सेटलमेंट हो रहा था, जिसमें कि बेरुबारी यूनियन केस हुआ था, जिसपे हुआ था कि फिर जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ये सिर्फ बाउंड्रीज क्लियर करने के लिए सेटलमेंट है, बाउंड्री सेटलमेंट है, कि अच्छा कुछ पोर्शन उनको दे दिया, कुछ पोर्शन हमने ले लिया, तो ये बाउंड्री सेटलमेंट हो गया कि हाँ अब क्लियर बाउंड्री बन गई है। तो इस पर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अपनी टेरिटरी उनको दे रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन द कोर्ट हेल्ड दैट द सेसेशन ऑफ अ नेशनल टेरिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड नेचर ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस केस में, बोरीबारी यूनियन केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट चाहिए पड़ेगा, तभी ही आप सेसेशन कर सकते हैं नेशनल टेरिटरी का, तो लेजिस्लेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट एक केस हुआ था मंगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्सप्लिसिटली बोला कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन नॉट अमाउंट टू सेसेशन ऑफ टेरिटरी। तो जो सेटलमेंट है सिर्फ बाउंड्रीज का, उनको सेसेशन ऑफ टेरिटरी नहीं बोल सकते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द कोर्ट दैट द एडजस्टमेंट ऑफ अ बाउंड्री बिटवीन टू सोवरेन नेशन इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में ये रिकॉग्नाइज है कि बाउंड्रीज को क्लियर, झगड़ा कम करने के लिए बाउंड्रीज अगर क्लियर होगी तो वो सेसेशन नहीं है, वो बेसिकली 2 सोवरेन स्टेट आपस में कर सकते हैं। तो उसके लिए लेजिस्लेटिव सेक्शन जो है, जो कि डोमेस्टिक कोर्ट के भी रिकॉग्नाइज करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ यूनियन एंड वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता, ये एक और केस हो गया था, हेल्ड दैट देयर वाज नो सेसेशन of territory in favor of Bangladesh under Agreement 74 and 1982 as the territory in question were de facto and de jure part of East of Pakistan and not India।
The court clarified that cessation of territory in the context of international law is understood as actual and physical transfer of home territory to a foreign state, which would then have the exclusive right to treat the transferred territory as part of its own territory and exercise full control and sovereignty over the same. तो वही ये सेम चीज़ उन्होंने रिपीट किया कि बांग्लादेश के जासूस जो सेटलमेंट हुई थी 74 84 में 82 में, वो सब जो है ये आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। फिर उसमें और लीगल इशू आ गए थे, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ, फिर उन्होंने अमेंडमेंट ही ले आए कि एक्विजिशन ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। तो उस पर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो बाउंड्रीज, कुछ एरिया इंडिया का जो है बांग्लादेश को चला गया और कुछ एरिया बांग्लादेश का इंडिया में आ गया और एक क्लियर बाउंड्री जो है वो एस्टेब्लिश की गई। तो आप ये जो देख रहे हैं वो क्रैक यूपीएससी भी 10 में देख रहे, चैनल पे देख रहे हैं। और इस ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल क्रैक यूपीएससी विद अस _RS करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप ये चैनल कहाँ टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिटीजनशिप के बारे में। राइट्स इंडियन सिटीजन इंजॉय एंड डिनाइड टू एलियन सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। तो कोई और कंट्री का बंदा यहाँ हमारे कंट्री में आता है तो उनको ये राइट फॉलोइंग राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। कि आर्टिकल 15 के अंडर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। तो वो इस ग्राउंड पे फॉरेनर को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है कि उनको सर्टन राइट नहीं मिलेंगे हमारे इंडिया में, तो ऐसा कर सकते हैं। वो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लीकेबल है। राइट टू अपॉर्चुनिटी, वो भी वही पब्लिक जो अथॉरिटीज़ है या जो भी पब्लिक जॉब्स है उसमें अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगी, फॉरेनर्स को नहीं मिलेगी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, तो वो ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन को, ऐसा नहीं क्योंकि फॉरेनर आ रहे हैं और यहाँ पे मूवमेंट करने लगे और क्या है किसी टाइप का प्रोटेस्ट तो वैसे भी राइट नहीं है। तो वो है ये फ्री स्पीच, ये जो है फॉरेनर के लिए नहीं है। फिर है आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो वही कि भाई फॉरेन जो है वो यहाँ के ये राइट क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट है कि हम अपने जो रिलीजन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर लिंग्विस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट टू वोट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो भी राइट नहीं है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो भी राइट नहीं है। फिर राइट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भी राइट नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 5 to 11 जो है सिटीजन पार्ट 2, ये हमारे सिटीजनशिप से डील करता है। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप। तो 26 जनवरी 1950 में कमेंस हुई थी हमारी सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉ टू प्रोवाइड सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि भाई वो एक्ट बनाए और सिटीजनशिप रूल प्रोवाइड करे कि किस किस लोगों को, किन किन लोगों को कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर पार्लियामेंट ने जो एनेक्ट किया है एक्ट वो 1955 में किया, फिर उसको अमेंड किया 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 2005 टू 2015, 2019। तो ऐसे ऐसे इसका अमेंडमेंट हुआ है। फिर आर्टिकल 5 जो क्या बोलता है, पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, born in India, either of her parents born in India, ordinarily resident of India 5 years before the commencement of constitution। तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी। तो 1950 में क्या है वो बंदा, मतलब 1947 में वो पर्सन जो है, या जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, वो पर्सन क्या है इंडियन डोमिसाइल मिल जाती है उसको, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का 5 साल पिछले 5 साल से। तो बिफोर द कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले 5 साल इंडिया में रहा है तो वो डोमिसाइल है, इंडियन डोमिसाइल है उसके पास। नीड टू फुलफिल वन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 6 क्या बोलता है, अ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया कैन बी बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है तो वो कैसे इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है, आइदर ऑफ हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, कि अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनमें से कोई एक ये और होगा कोई एक जो है अनडिवाइडेड इंडिया, जो जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, उसमें से उस एरिया में अगर कोई पैदा हुआ है तो उनको क्या है सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया है। फिर माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, फिर 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुआ है इंडिया में तो भी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, परमिट सिस्टम, वेस्ट पाकिस्तान के लिए परमिट सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रेशन एज इंडियन सिटीजन, registered as an Indian citizen after July 1948, applicant needed to be resident in India for 6 months preceding the date of application। तो एप्लीकेशन फाइल कर सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उसको 6 महीने, उससे पहले 6 महीने इंडिया में रहा होना चाहिए बंदा। तो ये 19 जुलाई 1948 के बाद की कंडीशन है ये, उससे पहले कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ आना है और आपका पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए। आर्टिकल 7 क्या बोलता है, अ पर्सन माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान from India after March 1, 1947, but later up till
26 जनवरी 1950 कुड बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक जो पर्सन है वो माइग्रेट किया था पाकिस्तान, फिर वापस आ गया इंडिया। तो आफ्टर जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और फिर 26 जनवरी 1950 से पहले वो इंडिया आ गया, तो कुड बिकम सिटीजन 6 मंथ रेजिडेंट इन इंडिया प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसको भी क्या है, 6 महीने पहले इंडिया में रेज़ाइड होना चाहिए था। उस 6 महीने के बाद वो क्या है, एप्लीकेशन जो है सिटीज़नशिप के लिए लगा सकता था। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, फॉर ओवरसीज़ इंडियंस अ पर्सन हुज़ पेरेंट्स एंड ग्रैंड-पेरेंट्स वाज़ बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बट द पर्सन रिज़ाइडिंग आउटसाइड इंडिया कुड रजिस्टर विद इंडियन डिप्लोमेट इन दैट कंट्री। तो अब ओवरसीज़ इंडियन है कोई, तो ऐसा कोई जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड-पेरेंट्स इन अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, बट द पर्सन रिज़ाइडिंग आउटसाइड इंडिया कुड रजिस्टर्ड विद इंडियन डिप्लोमेट। तो इंडियन डिप्लोमेट जो है किसी और कंट्री में, उनके साथ रजिस्टर कर सकते थे अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। तो क्या है, कौन-कौन लोग जो है इंडियन सिटीजनशिप किस-किस को मिल सकती है, या तो पर्सन डोमिसाइल है इंडिया का कि भाई इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर इंडिया आ गया था, उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के है, बिलोंग करते हैं, वो सब है। फिर या पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट किया है 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है? फिर वो पर्सन माइग्रेटेड टू पाक एंड रिटर्न, तो 1950 से पहले बंदा पहले 1947 से पहले जो है, 19 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान गया, और फिर 1950 से पहले इंडिया वापस आया, तो उनको भी क्या है, सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने पहले, एप्लीकेशन से पहले 6 महीने इंडिया में उसको हुए होने चाहिए। फिर अ पर्सन लिविंग आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर कोई बंदा रह रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन अनडिवाइडेड इंडिया से इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती थी तब। ये 1950s के अराउंड की बात है। फिर आर्टिकल 9 क्या बोलता है, वॉलंटरी अक्वायर्ड सिटीजनशिप टू फॉरेन कंट्री कैन नो लॉन्गर बी होल्डर ऑफ द सिटीजन। तो ये बताता है कि कौन इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है, जिसने फॉरेन कोई कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है वॉलंटरली। तो उसका यहाँ पे इंडिया जो डुअल सिटीजनशिप जो है अलाउ नहीं करता कि आप किसी और कंट्री का भी सिटीजन भी है और इंडिया का भी नहीं हो, तो वो अलाउ नहीं होगा। आर्टिकल 10 क्या है, पर्सन हु इज सिटीजन कैन कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू चेंजेस इन द लॉ बाय पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट को क्या है, एम्पावर करता है कि भई जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है कि कौन पर्सन इंडियन सिटीजन कंटिन्यू रह सकता है और कौन नहीं। फिर आर्टिकल 19 क्या 11 क्या बोलता है, 11 बोलता है कि एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ टू एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू, किससे मैटर रिलेटेड टू मैटर्स, ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उसके लिए पार्लियामेंट एम्पावर है कि वो एक्विजिशन हो, टर्मिनेशन हो, उसके लिए कानून बना सकती है। तो उन्होंने बनाया सिटीजनशिप एक्ट से 1955। एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप 5 तरीके बताए हैं एक्ट में, जैसे कि बाय बर्थ। तो बाय बर्थ कैसे, कि एक पर्सन जो बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 1950 से पहले का तो सॉर्ट आउट हो गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फिर पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर जुलाई 1 1987 इज सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स। तो अगर कोई भी मान लो फॉरेनर 2 घूमने आए हैं इंडिया में और वो यहाँ बच्चा जन्म दे देते हैं 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उस केस में वो बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। अगर उसके पेरेंट्स चाहे कि इंडियन सिटीजनशिप मिले उनको, उस बच्चे को, तो वो मिल सकती थी। उस पे कोई इलीगल सिटीजन है, वो इलीगल है, इलीगल माइग्रेंट है, ऐसा कोई वो जो है इस पे कंडीशन नहीं थी। बस आप अगर इंडिया में आए हैं, वो तो आप इंडिया में आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो इट्स उस बच्चे को क्या इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप हुई। पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 1 1987 कंसिडर्ड सिटीजन इफ आइदर ऑफ हर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। अब क्या हो गया कि अगर 1987 जुलाई 1 1987 के बाद क्या कंडीशन एक डाल दी कि कोई एक पेरेंट्स तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा इलीगल हो, लीगल हो, किसी और कंट्री का सिटीजन हो, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों पेरेंट्स में से एक कोई इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो अगर उनका बच्चा यहाँ इंडिया में पैदा होता है तो उसको क्या है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर December 3, 2004 considers citizen if her parents are citizen of India or one of whose one parent is citizen of India, another not being illegal migrant at the time of her birth। तो ये एक और कंडीशन डाल दी कि भाई अब 2004 दिसंबर 3 2004 के बाद की एक पेरेंट तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो दोनों ही होने चाहिए, और एक तो होना चाहिए दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए कि ऐसे इलीगल इंडिया में आ गया है। तो ये भी कंडीशन लगा दी कि अब बाय बर्थ उसको ही काइंड ऑफ अब ऑलमोस्ट खत्म कर दी कि बाय बर्थ सिर्फ उनको ही मिलेगा जो इंडियन सिटीजन है, मतलब ऑलमोस्ट जो दोनों इंडियन सिटीजन है, और या फिर इलीगल माइग्रेंट नहीं है एक पेरेंट और एक इंडियन सिटीजन है। फिर बाय डिसेंट किसको मिलेगी, पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जैन 1950 बट बिफोर 10 December 10 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ द फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर बर्थ। तो जो कोई भी इंडिया से बाहर, अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर कोई पैदा हुआ है,
26 जनवरी 1950 या 50 के बाद, और दिसंबर 10 1992 से पहले, तो वो और उसका फादर क्या है, इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन है तो उसमें से उनको क्या है, बाय डिसेंट क्या है, वो इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। मतलब वो पैदा कहीं भी हुआ हो, अगर उसका फादर इंडियन सिटीजन है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन डिस आफ्टर ऑन और आफ्टर डिसंबर 10 1992 इज कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया इफ आइदर ऑफ हर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। तो अब क्या है कि अब 92 के बाद ये कंडीशन, पहले फादर वाली कंडीशन थी, अब उसमें से कोई भी एक, मदर या फादर अगर इंडियन सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पे, तो उसको बाय डिसेंट क्या है, मिल सकती है सिटीजनशिप। फिर अब फ्रॉम डिसंबर 2004 ऑनवर्ड, पर्सन बॉर्न आउटसाइड शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट unless her birth registered with Indian consulate within 1 year of the birth or with the permission of central government after expiry। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद एक कंडीशन ऐड कर दी कि पर्सन उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है बाय डिसेंट, अनलेस कि उस वो बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर ही इंडियन कॉन्सुलेट जहाँ भी रह रहे हैं उनसे क्या है, रजिस्टर करवा लें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे एक्सपायरी डेट के बाद कि हाँ कोई बात नहीं, आप बाय डिसेंट फिर भी आप अलाउ किए जाते हैं सिटीजन बनने के लिए। माइनर्स हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई माइनर है, उस बाय डिसेंट वो इंडियन सिटीजनशिप बन गया, सिटीजन बन गया, बट उसने जो उसको क्या है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप भी मिल गई, तो वो फिर उसके बाद इंडियन सिटीजन नहीं रह सकता है एज ही शी गेट अदर कंट्रीज सिटीजनशिप। फिर बाय रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इलीगल माइग्रेंट आर्ट कंसीडर, तो इलीगल माइग्रेंट्स को तो ये बाय रजिस्ट्रेशन कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग, अगर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा है, इंडिया में रिजाइड कर रहा है 7 साल से, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले वो क्या है, वो 7 साल इंडिया में रह चुका है, तो उसको क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इंडियन ओरिजिन का है, रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो जो इंडियन ओरिजिन का बंदा होना चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए किसी और कंट्री का आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंदा नहीं होना चाहिए। अगर उस पाकिस्तान या बांग्लादेश का है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन से मैरिज करता है तो उसको भी 7 साल से पहले, 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा उस एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। फिर है माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, तो माइनर चाइल्ड है, कोई इंडियन सिटीजन है और उस माइनर चाइल्ड है उसका, तो वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। अडल्ट हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन, और ऐसा कोई अडल्ट है जो कि बाहर है लेकिन उसके पेरेंट्स एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड है, तो वो भी क्या बन सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है। अडल्ट आइदर ऑफ हर पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, शी रिजाइडिंग इंडिया फॉर 12 ईयर बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, तो कोई अडल्ट है और आइदर ऑफ उसके कोई पेरेंट्स है जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रहे हैं वो कभी, तो वो 12 साल इंडिया में रह के एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रेशन से। फिर ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है तो रजिस्टर्ड फॉर 5 ईयर्स, तो अगर कोई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो एक कार्ड मिलता था उसमें रजिस्टर्ड है 5 साल से, और दूसरा है कि रिजाइडिंग इंडिया फॉर 12 ईयर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। इंडियन ओरिजिन, तो पर्सन आइदर ऑफ पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और एनी टेरिटरी अदर टेरिटरी विच बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर है मस्ट टेक ओथ ऑफ एलिजेंस बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन से पहले उनको क्या है, ओथ लेनी पड़ती है। फिर बाय नेचुरलाइजेशन इलीगल माइग्रेंट आउट ऑफ द रेस्ट, तो वही नेचुरलाइजेशन भी इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि पर्सन डज नॉट बिलोंग टू द कंट्री वेयर इंडियन आर प्रिवेंटेड टू बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो अगर कोई पर्सन इन ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जहाँ इंडियंस को भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, तो वो ऐसे पर्सन को इंडिया में भी नहीं सिटीजनशिप मिलेगी। फिर पर्सन रिनाउंस सिटीजनशिप ऑफ हर कंट्री ऑन द एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलने पे वो किसी और कंट्री की क्या है, वो रिनाउंस कर देता है सिटीजनशिप। फिर रिजाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली वन और पार्टली अदर थ्रू आउट 12 ईयर्स थ्रू आउट 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो कोई इंडिया में रिजाइड कर रहा है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में है या दोनों में है, इंडिया में भी रिजाइड कर रहा है और गवर्नमेंट इंडिया की सर्विस में भी है, तो वो भी उनको भी 12 महीने इंडिया में रह रहा है तो उनको डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले क्या है, वो मिल सकती है, क्या है, सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर इन लास्ट 14 ईयर्स शी हैज़ बीन रिजाइडेड इन इंडिया इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 12 मंथ कंटिन्यूड रेजिडेंट रिजाइडेड इन इंडिया
प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन। तो लास्ट 14 साल में कोई बंदा इंडिया में रह रहा है, मतलब या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में है, और एप्लीकेशन फाइल करने से इमीडिएटली 12 महीने पहले कॉन्टिन्यूसली इंडिया में है, तो वो उसको नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। और एग्रीगेट टाइम जो है वो 11 साल होना चाहिए 14 साल में से। फिर वो गुड कैरेक्टर होना चाहिए, एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस है, वो आपने देख लेना है कौन कौन सी है और कौन से अमेंडमेंट के साथ वो मिली हुई है। ए पर्सन रेंडर डिस्टिंग्विश सर्विस टू साइंस, फिलोसफीज, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस। तो अदनान सामी जो है पाकिस्तान का, उसको भी इसके थ्रू क्या है सिटीजनशिप मिली है, क्योंकि कोई इमिनेंट पर्सनैलिटी है साइंस से रिलेटेड, फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। तो गवर्नमेंट उसको ये सारे क्राइटेरिया वेव कर सकती है कि इंडिया में इतने साल रहो, उनको क्या है सिटीजनशिप डायरेक्टली मिल सकती है। फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या है कि भाई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द कंडीशन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडीशन स्पेसिफाई करेगी और उस बेसिस पे क्या है वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे इन पुडुचेरी है, गोवा है, वो इंडिया में इंक्लूड कर दिया और उनको फिर सिटीजनशिप मिल गई। फिर असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, एडेड इन 1985। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर द 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश, रेजिडेंट इन असम, सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम Jan 1 1966। तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और आसाम आया हुआ है 1 जनवरी 1966 में, 66 से पहले बांग्लादेश से आया है और आसाम में रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी Jan 1 1966 और आफ्टर 1 तारीख जनवरी 1966 और उसके बाद बिफोर 25 मार्च 1971 और 25 मार्च 1971 से पहले फ्रॉम बांग्लादेश रिजाइडिंग इन इंडिया। अगर कोई बांग्लादेश से माइग्रेट करके आसाम आया है, डिटेक्टेड एज अ फॉरनर शेल रजिस्टर्ड हर सेल्फ हिमसेल्फ एंड रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ 10 पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरनर। तो अगर 25 मार्च 1971 से पहले और जनवरी 1 1966 के बाद कोई आया है इंडिया में, असम में स्पेसिफिकली, और फॉरेनर उसको डिटेक्ट किया है और वो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन सिटीजन के उस पे। फिर उसको एज इंडियन सिटीजन डीम किया जाएगा और वो रजिस्टर्ड है। तो जब भी वो रजिस्टर्ड होगा उसके 10 साल बाद उसको एग्जैक्टली क्या है वो वोटिंग राइट और ये सब मिल जाएंगे, प्रॉपर एक इंडियन सिटीजनशिप जो है मिल जाएगी। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019 एंड अमेंडेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। द प्रोविजन एडेड टू द एक्ट इन 2019 इंक्लूड। तो 2019 में क्या क्या 19 में भी अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप में। एक्ट अलाउज इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014 टू अप्लाई इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गया, इलीगल माइग्रेंट है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जो सर्टन रिलीजियस माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम है मोस्टली, उसमें 4-5 रिलीजन है उनको इंक्लूड किया गया है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल सकती है। That reduce the period of residence required for naturalization of such migrants from 11 years to 5 years। तो अब नेचुरलाइजेशन पे 11 साल लगते थे, 14 साल में से 11 साल इंडिया में रहना पड़ता था, तो नेचुरलाइजेशन से क्या है आपको सिटीजनशिप मिल सकती थी। लेकिन अब ये उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, बाकियों के लिए 11 साल ही है, उन लोगों के लिए सिर्फ 5 साल कर दिया है। अगर आप 5 साल इंडिया में रह रहे हैं तो आपको क्या है नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन इफ OCI हैज वायलेटेड एनी लॉ। तो ये सब चीज़ें भी ऐड कर दी है कि OCI की सर्टिफिकेट कार्ड है किसी के पास और कोई वायलेशन करता है इंडिया में आके किसी भी लॉ का, तो उसका OCI कार्ड हटा दिया जाएगा। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कन्फर्मेंट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या है, बाय रेनंसिएशन कोई अडल्ट है वो इंडियन सिटीजनशिप रेनाउंस करना चाहता है और कोई देश की इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है ड्यूरिंग वॉर, सच अ डिक्लेरेशन कैन बी विदहेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वॉर के टाइम आप ऐसी रिनाउंस कर रहे हैं तो उसको रोका भी जा सकता है। माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है और ऐसा कोई रिनाउंस करता है इंडियन सिटीजनशिप तो उसका माइनर चाइल्ड भी लूज करता है। द सेम माइनर कैन अटेन इंडियन सिटीजनशिप ऑन द एज ऑफ 18। तो सेम जो इंडियन माइनर है जिसने लूज की इंडियन सिटीजनशिप उसको 18 ईयर्स ऑफ एज में वो वापिस मिल सकती है। बाय टर्मिनेशन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है इंडियन सिटीजनशिप अगर कहीं और की सिटीजनशिप ले ली। बाय डेप्रीवेशन तो सिटीजन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, किसी ने फ्रॉड से इंडियन सिटीजनशिप लिया। डिसलॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन, अनलॉफुल कम्युनिकेशन विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, कि भाई किसी के साथ वॉर हो रहा है हमारा कंट्री और वो पर्सन वहाँ जाके किसी उससे सीक्रेट्स हमारे शेयर कर रहा है। विद इन 5 years ऑफ नेचुरलाइजेशन इफ बीन प्रेजेंट इन एनी कंट्री फॉर 2 or more years। तो अगर नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली है तो और 5 साल में, विद इन 5 साल में अगर कोई इम्प्रेजेंट हुआ है किसी भी कंट्री में 2 साल से ज़्यादा, तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। सिटीजन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 year कॉन्टिन्यूसली, 7 साल कॉन्टिन्यूसली क्या है इंडिया से बाहर रह रहा है, तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो लूज ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप।
ठीक है। सिटीजनशिप की लॉस हो सकती है। फिर ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैसी हो सकती है? अडल्ट फॉरेन बट सिटीजन वंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कोई फॉरेनर है लेकिन इंडिया आप इंडिपेंडेंस के बाद कभी सिटीजन रहा हुई, हु इज़ एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया बिकम के लिए बनने के लिए वो एलिजिबल है। बिलोंग टू टेरिटरी एक्वायर्ड बाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर की है तो इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो वैसे लोगों को ओसीआई मिल सकता है। हु इज़ ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई जिसके दादा परदादा कोई इंडियन सिटीजन रहा है। माइनर ऑफ पार्ट ए, माइनर है, इन सब का कोई माइनर है। या फिर माइनर चाइल्ड ऑफ अ इंडियन सिटीजन और वन पेरेंट इज इंडियन। किसी ऐसा कपल का में वो है, माइनर है, अगर वो इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहे हैं, या फिर पेरेंट जो है एक पेरेंट इंडियन है। फिर फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और ओसीआई कार्ड होल्डर 2 years ऑफ मैरिज। तो अगर 2 साल की मैरिज है और कोई फॉरेन स्पाउस है इंडियन सिटीजन की या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर की, तो उसको भी ओसीआई कार्ड मिल सकता है। फिर एनीवन है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ओरिजिन कांट गेट ओसीआई। तो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी है उनको ओसीआई कार्ड नहीं मिल सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर नॉट कन्फर्ड विद फॉलोइंग राइट्स विच इंडियन सिटीजन एंजॉयज। तो कौन कौन से राइट ओसीआई कार्ड होल्डर को नहीं मिलते हैं? फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रजिस्टर्ड एज वोटर। एमपी और एमएलए एमएलसी का सिलेक्शन नहीं लड़ सकते। पब्लिक सर्विसेज और ऑफ यूनियन और स्टेट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। फिर renunciation of OCI card, declared itself declaration registered with the central government if an Indian citizen, if an OCI card holder ceases to be OCI card holder, spouse of foreign origin and minor child also ceases to be OCI card and OCI card holder। तो अगर कोई OCI कार्ड होल्डर है और उस सीज कर हो जाता है उसका OCI कार्ड, तो उसका जो फॉरेन स्पाउस है और माइनर है वो उनको भी फिर नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन OCI कार्ड। फिर ओसीआई जो कार्ड है ऑब्टेन बाय फ्रॉड, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अनलॉफुल एली एंगेज इन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर। तो वही सेम कंडीशन है। विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, इम्प्रिजन फॉर 2 or more years। तो वो है। फिर नॉट गवर्नमेंट नेसेसरी टू विद होल्ड इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। मैरिज डिजॉल्व बाय कोर्ट, मैरिड टू अ पर्सन एनी अदर पर्सन। तो ये जो है हमारा क्या है, सिटीजनशिप तक का हमारा जो इंडियन टेरिटरी आर्टिकल 1 to आर्टिकल 11 तक हमने कवर कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिए हैं एंड पार्ट 2 कवर कर लिए हैं। अब पार्ट 3 हम कल करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।